इस वीडियो में हम देखेंगे कि Node.js प्रोजेक्ट के अंदर package.json फाइल का क्या काम होता है और हम कैसे इस फाइल को क्रिएट करते हैं। तो जैसे हम किसी भी फाइल को क्रिएट करते हैं वैसे package.json को भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे ओपन करके यहाँ पे नया फाइल package.json नाम दे देंगे, क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से क्रिएट तो हम कर ही सकते हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो Node.js के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनमें अगर हमें package.json क्रिएट करना है तो हम जब भी नया एक Node.js का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, npm init, यानी कि npm का यूज करके हमारा Node.js का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर दो। ये करके अगर हम एंटर प्रेस करते हैं, ये मैंने एंटर प्रेस किया तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा कि इस पैकेज का नाम क्या होगा। तो ये अभी हमारे फोल्डर का नाम ही यहाँ से उठा के हमारे पैकेज का नाम कर रहा है। हमारे फोल्डर का नाम है जो कि ओपन है। तो मैं इसको कर देता हूँ माई पैकेज, ये इसका नाम दे देता हूँ और फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। फिर ये वर्जन पूछ रहा है, वर्जन क्या होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट 1.1 ऐसे ही वर्जन रहता है, ठीक है। ये 1.0.1 में बोल रहा हूँ। फिर डिस्क्रिप्शन, ये प्रोजेक्ट जो बनाने जा रहे हैं वो किसके बारे में है। तो हम जो बनाने जा रहे हैं प्रोजेक्ट वो हमें नहीं पता है, ठीक है, किस चीज़ के बारे में है। एंट्री पॉइंट क्या होगी हमारे इस प्रोजेक्ट का, एंट्री पॉइंट का क्या होगा। तो एंट्री पॉइंट का मतलब होता है कि हमारी मेन फाइल क्या होगी। जैसे हमने जब वो बनाया था अपना खुद का एक npm का पैकेज बनाया था, तो वहाँ पे हमने मेन फाइल डिफाइन की थी कि मेन फाइल कौन सी है। तो app.js यहाँ पे है, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये बता रहा है। और फिर टेस्ट कमांड, अगर हमें अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करनी है तो टेस्टिंग तो हम यहाँ पे नहीं इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, लेकिन अगर हमें कुछ टेस्ट करना है तो हम टेस्ट कमांड यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे गिट रिपोजिटरी बता सकते हैं इसको कि कौन सी गिट रिपोजिटरी से ये प्रोजेक्ट हमारा कनेक्टेड रहेगा। अगर हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर पहले से ही गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज्ड होती और गिट रिपोजिटरी कनेक्टेड होती तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिंक आ जाता। नहीं तो अगर हम चाहें तो अलग से इसको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर ये फाइल क्रिएट हो जाएगी उसके बाद भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, अपनी गिट रिपोजिटरी का लिंक इसको दे सकते हैं। कीवर्ड्स का मतलब होता है कि ये जो पैकेज है, देखो जब हम ऐसा करके एक नोड का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो मेनली ये नोड का प्रोजेक्ट नहीं बना रहा होता है, मतलब हम नोड का यूज करके मेनली बैकएंड का सर्वर बनाते हैं। तो npm init जब हम करते हैं तो ये मान के चलता है कि इस पैकेज को हम npm पर पब्लिश करेंगे। तो npm पर जब पब्लिश करेंगे तो कुछ कीवर्ड्स इसको चाहिए कि कोई सर्च करे तो कीवर्ड से रैंकिंग हो। जैसे आपने मतलब SEO के लिए हम कीवर्ड्स डालते हैं या फिर हैशटैग्स डालते हैं अपने पोस्ट के अंदर की सर्च करने पे है, तो वैसे हम यहाँ पे कीवर्ड्स डाल सकते हैं। लेकिन हमें ये भी नहीं पता है तो यहाँ पे आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। नहीं तो मैं ऐसे एंटर प्रेस कर देता हूँ। ऑथर, इसका ऑथर कौन है, तो यहाँ पे अपना नाम दे सकते हैं, ये तो हमें पता है, मैंने यहाँ पे अपना नाम दे दिया। फिर लाइसेंस अलग अलग तरह के लाइसेंसिंग होती है, तो हम इसको कहीं वो तो करने नहीं रहे हैं। इसको हम ओपन सोर्स बना के हम कहीं npm पर तो डिप्लॉय करने जा नहीं रहे हैं, तो लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है वो रहने दे सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि अगर ओके प्रेस करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे तो ये पूरा बन के आएगा। एक बार हम यस कर देते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं, तो ये देखो हमारा package.json फाइल जो है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होके आ गया है। तो इस तरह से आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, बहुत सारे वीडियोस में इस तरह से प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं npm init करके। और कई बार मैं इसको रीनेम करके कुछ और कर देता हूँ, मैं इसको package1.json कर देता हूँ। कई बार बहुत सारे लोग क्या करते हैं, package.json बनाने के लिए npm init -y का मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे यस कर दो, ये होता है इसका मतलब। ये करके अगर हम एंटर कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये package.json फाइल क्रिएट कर देता है। यहाँ पे अपने मन से जो भी इसको समझ आएगा वो सारी वैल्यूज यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये फिल कर देगा। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम इसने ऑटोमेटिकली ये फोल्डर का नाम सेलेक्ट करके इसने सेट कर दिया है। ऑथर का नाम कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं है, जबकि जब हमने खुद से बनाया था, अपना -y नहीं किया था, अपना खुद से नाम दिया था, तो यहाँ पे ऑथर का नेम भी आ रहा है और इसका डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छा सा आ रहा है जो हमने सेट किया था। तो
ये अगर हमें कोई बैकएंड प्रोजेक्ट बनाना है, अगर हमें कोई बैकएंड का प्रोजेक्ट बनाना है जहाँ पर हम रेस्ट एपीआईज बनाएंगे, तो ज़रूरी नहीं है इस मेथड का यूज़ करना npm init y या npm init -y। हम खुद से भी बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें ऑथर की इंफॉर्मेशन या फिर हमें डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उसको npm पर पब्लिश नहीं करने जा रहे हैं। ये वाला तरीका तभी अच्छा रहता है जब हमें npm पर पब्लिश करना है। हमें यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम अगर क्रिएट करते हैं इस तरह से, कीवर्ड्स वाला भी आ गया है, तो इन सब की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें इसको एसईओ नहीं करवाना है, रैंकिंग नहीं करवाना है। अगर हम npm पर पब्लिश करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा एसईओ हो, रैंकिंग हो, कोई सर्च करे हमारे अगर इस पर्टिकुलर पैकेज से रिलेटेड, तो हमारा पैकेज रैंक हो क्या है। वहाँ पर इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, वहाँ पर ऑथर की भी ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम अपना खुद का वैसा प्रोजेक्ट बनाते हैं बैकएंड का, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती है। उस केस में हम खुद से ही अपने हाथ से ही ऐसे ही सिंपली क्रिएट कर सकते हैं, और जिस भी वैल्यू की ज़रूरत पड़े वो सेट कर सकते हैं। तो हम जब भी बनाएंगे तो हमें ये कीवर्ड्स की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो package.json बन के आया है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और जो हमने खुद से जनरेट किया था उसको मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर ऑलरेडी कीवर्ड्स यहाँ पे नहीं है, और ऑथर की भी ज़रूरत नहीं है, ये लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है। ऑथर और लाइसेंस आपको समझ आ रहा होगा कि क्या काम है, क्या काम होता है इसका। ऑथर में अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो हो सकता है कंपनी अपना नाम डालना चाहती है तो डाल सकती है, लेकिन अगर हम ये सब नहीं रखेंगे तब भी हमारा प्रोजेक्ट काम करेगा और कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। और डिस्क्रिप्शन में रख सकते हैं, बता सकते हैं कि किस चीज़ के बारे में है प्रोजेक्ट। और यहाँ पे जो मेन .js फाइल है ये इंपॉर्टेंट है, ताकि हम जब रन करें अपने प्रोजेक्ट को कहीं Node.js का यूज़ करके या और कहीं से रन करें जब, तो इसको ऑटोमेटिकली हमारी मेन फाइल मिल जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पर आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि नेम का मतलब पैकेज का नेम क्या है ना। अब ये पैकेज का नेम भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें इसको npm पर पब्लिश नहीं करना है, तो ये नेम भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम रख सकते हैं नेम एंड डिस्क्रिप्शन, या फिर ये इतनी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, नेम का मतलब नेम, वर्जन का मतलब पैकेज का वर्जन कौन सा है। अब हमारा अगर प्रोजेक्ट है तो उसका भी वर्जन हम मेंटेन कर सकते हैं, नहीं तो हम गिटहब का यूज़ करके अलग अलग वर्जन्स मेंटेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मेनली npm के लिए होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं तब भी हमारा प्रोजेक्ट काम करेगा। ठीक है, आपको तीनों चीज़ें मैंने हटाई हैं, आपको उसका मतलब समझ में आएगा, मतलब आ गया होगा ऑटोमेटिकली। बहुत ही सिंपल सा है। मेन का आपको ऑलरेडी पता है, हमने देखा था जब हम पैकेज बनाते हैं, तो ये भी एक तरह से पैकेज के ही काम की चीज़ है। npm पैकेज जब हम इंपोर्ट करते हैं तो npm क्या देखता है कि package.json के अंदर मेन जो की है उसके सामने किस फाइल का नेम है, और उसी फाइल से जो भी एक्सपोर्ट किया जाता है उसको वो इंपोर्ट कर लेता है। तो इसकी भी ज़रूरत नहीं, इसके बिना भी हमारा काम चलेगा। ये स्क्रिप्ट्स जो है, इसमें से मैं टेस्ट स्क्रिप्ट हटा देता हूँ। स्क्रिप्ट्स नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है हमारे इस package.json के अंदर। हम स्क्रिप्ट को समझते हैं कि इसका क्या काम होता है। तो इसके अंदर हम कोई भी स्क्रिप्ट यहाँ पे हम रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे हाय नाम की एक स्क्रिप्ट रख देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ls, बस इतना कर देते हैं और देखते हैं इससे क्या होगा। जब भी हम स्क्रिप्ट्स के अंदर कुछ भी रख देते हैं तो हम npm रन ls नहीं, npm रन हाय कर सकते हैं। और ये देखो, हमने npm रन हाय किया तो हमारी ls कमांड रन हो गई। हमने यहाँ पे जो लिखा था ना, ये कमांड रन हो गई, और हमारा जो ls कमांड से क्या होता है, प्रिंट होता है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो हमारी करंट फाइल है करंट डायरेक्टरी के अंदर, वो सारी फाइल्स प्रिंट हो जाती हैं। तो वही हो गया। एक बार मैं इसको pwd कर देता हूँ और npm रन हाय करता हूँ। इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। ये देखो, हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट हो गई। तो इस तरह से हम स्क्रिप्ट्स के अंदर कोई भी कमांड डाल सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। रन करने के लिए हमें npm रन लिखना पड़ेगा, लेकिन कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे कि स्टार्ट कमांड अगर हम सेट करते हैं, हम यहाँ पे अगर स्टार्ट कमांड सेट कर दें, स्टार्ट के अंदर लिख देता हूँ who am I, ये लिख दिया मैंने। अब अगर हम npm रन स्टार्ट करते हैं तो ये काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से काम करेगा।
whoami में यूज़र का नेम देता है, ये दे रहा है। लेकिन यहाँ पर स्टार्ट कमांड एक स्पेशल है, इसके लिए हम रन अगर नहीं लगाते हैं तब भी ये चल जाएगा, तभी ये एग्जैक्टली वैसे चलेगा। लेकिन हाई कमांड जो है, अगर हम वहाँ पे रन नहीं लगाते हैं npm हाई, तो ये देखो अननोन कमांड ये एरर दे रहा है। तो स्टार्ट कमांड है, ऐसे ही और एक दो कमांड्स होती हैं जैसे कि टेस्ट अगर हम यहाँ पे लिखें, टेस्ट में मैं pwd ही कर देता हूँ, या चलो ls कर देते हैं। अगर हम npm टेस्ट करते हैं तो हमारी ये pwd नहीं ls वाली कमांड रन हो जाएगी। और भी ऐसी एक और कमांड है, वो है रीस्टार्ट। अरे मैंने रीस्टार्ट लिखा है, रीस्टार्ट, और यहाँ पर क्या लिखें हम, नोड लिख देते हैं, चलो नोड स्टार्ट हो जाएगा। npm रीस्टार्ट ये npm रीस्टार्ट अगर हम करते हैं तो देखो ये नोड कमांड रन हो गई और हमारा नोड सर्वर स्टार्ट हो गया है, मतलब सर्वर नहीं, नोड का रिपल स्टार्ट हो गया है। और भी ऐसे ही एक और कमांड है स्टॉप। यहाँ पे हम स्टॉप करके हम यहाँ पे क्या लिखें, चलो यहाँ पर हम गिट डैश डैश वर्जन लिख देते हैं, गिट डैश v, गिट का वर्जन चेक कर लेते हैं। npm रन की जरूरत नहीं है, npm स्टॉप अगर हम करेंगे तो ये देखो गिट का वर्जन हमें ये बताने लगा है। तो बस ये 4 कमांड्स हैं, ये 4 कमांड्स ऐसी कमांड्स हैं जिसको npm स्पेशली रिकॉग्नाइज करता है। इनको रन करने के लिए हमें रन कीवर्ड देने की जरूरत नहीं होती है, ये सारे स्पेशल कमांड्स हैं। तो मैं इसको ऊपर रख देता हूँ। इन चारों कमांड्स को रन करने के लिए हम सीधा npm और इन कमांड्स का नाम दे सकते हैं और ऑटोमेटिकली वो कमांड रन हो जाएगी। अब इसके सामने हमें क्या देना है ये हमारी मर्जी, हम कुछ भी दे सकते हैं इसके अंदर। अब जैसे स्टार्ट के अंदर हम दे सकते हैं node app.js, तो ये क्या होगा, इस तरह से होगा जैसे हमने टर्मिनल में node app.js लिख दिया। अब app.js के अंदर तो हमने कुछ लिखा ही नहीं, चलो हम कंसोल लॉग कर देते हैं हाय। अभी हम अगर node app.js करेंगे तो हाय प्रिंट होगा, लेकिन हमने स्टार्ट कमांड भी सेट कर दी है node app.js, तो हम npm स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखो हमने स्टार्ट किया और हमारा node.js का जो फाइल है वो रन हो गया। ये देखो node app.js यहाँ पे दिखाता है कि कौन सी कमांड रन हुई है एक्चुअल में बिहाइंड द सीन्स। तो इस तरह से हम कोई भी चीज, कोई भी कमांड यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे टेस्ट के आगे ls नहीं लिखते हैं, रिस्टार्ट के आगे ऐसे नोड नहीं लिखते हैं, स्टॉप के आगे गिट नहीं लिखते हैं। हम प्रॉपरली टेस्ट के लिए हम कुछ टेस्टिंग वाली कमांड यूज करते हैं जिससे कि हमारा प्रॉपरली एप्लीकेशन टेस्ट हो। हम कुछ टेस्ट्स अपने एप्लीकेशन के अंदर जब लिखते हैं तब टेस्ट कमांड की यूज करते हैं। और ये स्टार्ट के लिए ये काफ़ी कॉमन है, node app.js, ये आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मिल जाएगा। स्टार्ट कमांड ऐसे ही लिखा रहेगा और हम npm स्टार्ट कर देंगे और हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये करने पे एग्जैक्टली वही कमांड रन होगी जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस तरह से हम कोई भी कमांड यहाँ पे सेट कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक काफ़ी पॉपुलर कमांड होती है dev नाम की कमांड, यहाँ पे हम dev नाम की कमांड करते हैं और npm run dev कर देते हैं। तो जैसे कि node app.js और यहाँ पे हम ये लगा सकते हैं -watch। अभी ये देखो मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं अगर इसको रन करूँ node app.js, तो हमारा जो नोड का प्रोसेस है वो एग्जिट नहीं हुआ है, नोड स्टार्ट होके अभी रुका है। ये क्या कर रहा है, ये वेट करेगा। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा कुछ, हाय हाउ, देखो यहाँ पे मैंने हाउ लिखा, नीचे प्रिंट होके आ रहा है आर यू, ये देखो हाउ आर यू। तो ये वॉच करता है। नोड के कमांड के अंदर हम ऐसे डैश वॉच लगा सकते हैं और इसके लिए आपका जो Node.js का वर्जन है, ये Node.js का वर्जन 20 होना चाहिए। node-v आप करें तो आपके वर्जन में 20 दिखाना चाहिए। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि वर्जन 20 में आया था कि 18 में आया था, लेकिन ये न्यू वर्जन में आया है। पहले ये वॉच नहीं होता था, पहले हम node-mon का यूज़ करते थे, लेकिन अब आगे से हम इसी का यूज़ करेंगे। वॉच का अगर हम कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं
और फ्रीक्वेंटली चेंजेस हमारे रिफ्लेक्ट हों, उसके लिए हम डैश डैश वॉच कमांड यूज़ कर लेंगे। इससे हमारा जो चेंज है ऑटोमेटिकली ये रिफ्रेश होता रहेगा। तो हम यहाँ पे डेव के अंदर वॉच कमांड रख सकते हैं, इससे हमारा काम जो है थोड़ा छोटा हो जाएगा। हमें ये नोड वॉच डैश डैश वॉच करने की ज़रूरत नहीं है, हम npm run dev करेंगे और हमारा वॉच कमांड स्टार्ट हो जाएगी, node watch app.js। और हम अब कुछ भी यहाँ पे चेंजेस करें, हम 2-2 3-3 कॉन्सोल लॉक कर देंगे। ये देखो यहाँ पे आ रहा है, सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और मेरे इसमें कुछ ज़्यादा ही फास्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑटो सेव का टाइम बहुत ही फास्ट कर रखा है। मैं आपको सेटिंग्स में जाके ऑटो सेव का डिले मैंने 0 कर दिया है। नॉर्मली ये आपके सिस्टम में 1 सेकेंड होगा, तो 1 सेकेंड कर देंगे तो थोड़े से टाइम के बाद, जैसे मैंने इसको ये किया तो 1 सेकेंड बाद यहाँ पे ये रिफ्रेश होगा। तो फिर भी ये काफ़ी सही है। इस तरह से हम कमांड सेट कर सकते हैं स्क्रिप्ट्स के अंदर। अब इसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है डिपेंडेंसीज, जो कि हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर रहेगी। हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, अगर हम Node.js का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमारे इस सिस्टम में और package.json के अंदर एक डिपेंडेंसी हमें देखने को मिलेगी, डिपेंडेंसी का की, ऐसे कुछ डिपेंडेंसीज, और फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा रहेगा। ये क्या होती हैं और कैसे आती हैं डिपेंडेंसीज? तो डिपेंडेंसीज तब आती हैं जब हम अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ इंस्टॉल करते हैं npm का यूज़ करके, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं। तो कैसे इंस्टॉल करते हैं? जैसे कि हमने किया था npm i axios, हमने ये किया। हम अगर ये करके एंटर प्रेस कर देते हैं तो ये इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पर हमें दिखेगा, ये देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये बता रहा है कि इस प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी है axios। डिपेंडेंसी का मतलब क्या है? हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये डिपेंड करता है, डिपेंड मतलब ये निर्भर है, ये सहारा ले रहा है इस पैकेज का, axios पैकेज का। और अगर आपने नोटिस किया हो तो जैसे ही मैंने npm इंस्टॉल किया है, यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा फाइल क्रिएट हो गई है, packagelock.json। अब इसका क्या काम है? अगर आपको विश्वास नहीं है कि ये इसी से क्रिएट हुई है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और मैं नोड मॉड्यूल्स को भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। जैसा था हमारा प्रोजेक्ट पहले वैसा ही कर देता हूँ। फिर से मैं npm i करता हूँ, यहाँ पे केवल 2 फाइल्स हैं। यहाँ पे आपको ये package.json दिखने लगा। तो ये package.json भी जब भी हम npm इंस्टॉल करते हैं, अगर हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर packagelock.json नहीं इंस्टॉल्ड है, नहीं क्रिएटेड है, तो जो हमारा npm है, नोड है, वो ऑटोमेटिकली packagelock.json क्रिएट कर देता है। अब packagelock.json का क्या काम होता है? तो जैसा कि इसका नाम है वैसा इसका काम है। ये अगर हम यहाँ पर आके देखें package.json के अंदर, तो ये बता रहा है axios का वर्जन 1.7.7 ये वर्जन इंस्टॉल हुआ, और उसके आगे आपको ये कैरेट का सिंबल दिख रहा होगा। तो ये क्या होता है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा सिस्टमैटिक वर्जनिंग सिस्टम। ये क्या होता है? मैं अगर यहाँ पे क्रोम ओपन कर लूँ, सिस्टमैटिक नहीं, सिस्टमैटिक वर्जनिंग सिस्टम मैंने बोल दिया, सिस्टमैटिक नहीं, सिमेंटिक वर्जनिंग सिस्टम, सिमेंटिक वर्जनिंग। ये सिमेंटिक वर्जनिंग अगर आप सर्च करेंगे तो ये सिमवर, ये आपने देखा होगा जब हमने वो npm का पैकेज, उसके अंदर हमने वर्जन डाले बिना जब हमने पब्लिश किया था ना, तो सिमवर का एरर आ रहा था। सिमवर ये वही है। सिस्टमैटिक में बार बार बोल रहा हूँ, सिमेंटिक वर्जनिंग। तो सिमेंटिक वर्जनिंग क्या बोलता है? इसके रूल्स होते हैं, 3 वर्जन्स होते हैं, मतलब एक वर्जन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो major.minor.patch, अगर हम अपना वर्जन देखें यहाँ पे, तो ये जो कैरेट का सिंबल लगा है इसको अभी के लिए आप इग्नोर करिए। आप ये समझिए कि 1 जो है ये मेजर है, 7 जो है ये माइनर है, और ये है पैच। इसको हम पैच बोलेंगे, इसको माइनर बोलेंगे, इसको मेजर। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो major.minor.patch, यहाँ पर जो भी होगा उसको हम बोलेंगे मेजर वर्जन, इसको माइनर, इसको पैच। अब इसका क्या मतलब होता है? तो मान लो कोई पैकेज है जैसे axios है, तो
उसमें अगर बहुत ही माइनर सा, बहुत ही छोटा सा, माइनर से भी माइनर, ठीक है, बहुत ही छोटा सा कोई भी अपडेट देना है, कुछ भी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी थी, कुछ भी फिक्स करना है, तो उस केस में ये वर्जन अपडेट होगा। अगर मान लो एक्सियोस वाले, एक्सियोस का जो ऑथर है वो डिसाइड करता है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कुछ माइनर फिक्सेस करने हैं, माइनर से भी माइनर, बहुत ही छोटा पैच अपडेट डालना है। पैच अपडेट का मतलब होता है कि कुछ चीज मिसिंग था जिसको कि हम ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा। तो जब वो लोग एक्स्ट्रा ऐड करेंगे कुछ भी माइनर सा, और उसके बाद जब इस पैकेज को पब्लिश करेंगे npm पे, तो वो इसको अपडेट करके 8 कर देंगे या 9 कर देंगे, ऐसे करके इस चीज को अपडेट करेंगे। जब भी पैच अपडेट होता है ना, तो इस चीज को अपडेट किया जाता है। सिस्टमेटिक वर्जनिंग हम यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है। अब जब कुछ मान लो माइनर अपडेट करना है उन्हें, मान लो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर रहे हैं, कुछ छोटे मोटे फीचर्स ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में इस चीज को अपडेट करेंगे। इसको 7 से 8 कर देंगे या 8 से 9 कर देंगे, एक एक करके अपडेट कर सकते हैं। उनके ऊपर है वो कितना अपडेट करना चाहें, कितना आगे बढ़ाना चाहें, तो वो इस चीज को करते हैं। इसको हम माइनर अपडेट बोलते हैं। और ये होता है मेजर। तो मान लो कि कुछ बहुत ही क्रेजी सा, एकदम अलग सा आ रहा है, जैसे कि आप इसको विंडोज का अपडेट समझिए। विंडोज का जब 10 से 11 पे अपडेट होगा तो उसको एक मेजर अपडेट बोला जाएगा। लेकिन कई बार आप देखते होंगे कि सिक्योरिटी अपडेट्स आते रहते हैं, कुछ नए नए फीचर्स आते रहते हैं, फीचर्स के अपडेट आते रहते हैं, तो उस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि विंडोज का पैच अपडेट हो रहा है या माइनर अपडेट हो रहा है। लेकिन जब पूरा का पूरा वर्जन ही चेंज हो जाता है, वर्जन 10 से 11 पे पहुंच जाता है, तो उस केस में मेजर अपडेट होता है। और उस अपडेट में ब्रेकिंग चेंजेस भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है जो पहले वर्जन में था वो अब काम ना करे, वो ब्रेक हो जाए, वो गड़बड़ हो जाए, ठीक है, काम ना करे। तो ये होता है मेजर अपडेट, ठीक है। तो ये जब ये वाला अपडेट होता है तब हमारा जो पैकेज है उसका पूरा का पूरा वर्जन चेंज हो जाता है, वर्जन 1 से वर्जन 2 पे पहुंच जाता है। जब तक ये चेंज हो रहा है तब तक माइनर फीचर्स आ रहे हैं, ये हो रहा है तो केवल सिक्योरिटी अपडेट्स, माइनर पैचेस आ रहे हैं। तो ये होता है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ठीक है। ये पूरा और डिटेल में लिखा है कि क्या क्या होता है। बैकवर्ड कंपैटिबल बग फिक्सेस, ठीक है, सिक्योरिटी फिक्सेस ऐसे हो सकते हैं। और फिर कुछ माइनर फंक्शनैलिटी अगर ऐड करते हैं तो ये माइनर वाला अपडेट होता है, ठीक है। और ये मतलब वर्जन चेंजेस तब होते हैं जब पुराने चेंजेस हो सकता है इनकम्पैटिबल भी ना हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़े चेंजेस होते हैं, तब मेजर चेंज को हम यहाँ पे इंक्रीज करते हैं। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये कैरेट का सिंबल आगे लगा होता है। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब हम समझ लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कैसे समझाऊं, ये समझने से पहले एक चीज हम ये समझते हैं कि यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आ गया है। इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर केवल 3 ही मेन फाइल्स हैं, ये 3 मेन फाइल्स हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं। चल के हम देखते हैं कितनी सारी फाइल्स हैं। रिवीलिंग फाइल एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ पे अल्ट और एंटर प्रेस कर देता हूँ। केवल नोड मॉड्यूल्स की फाइल्स अगर मैं देखूं तो 151 फाइल्स आ गई हैं। 151 फाइल्स, 2 MB का हमारा ये प्रोजेक्ट हो चुका है केवल एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने से। अगर हम इसका कोड देखें तो इसका कोड कुछ भी नहीं है, 3 KB का कोड है। 3 KB का कोड कहाँ पे, ये 2 KB का कोड। अगर 1-2 पैकेजेस और भी इंस्टॉल कर लिया जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये नोड मॉड्यूल्स 10-10, 20-20 MB का या 100 MB का भी हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है ये। इसीलिए हम इस नोड मॉड्यूल्स को अपनी गिट रिपोजिटरी के अंदर नहीं रखते हैं। इस नोड मॉड्यूल्स को अगर हम गिट रिपोजिटरी के अंदर रख देंगे तो हमारी गिट रिपोजिटरी का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा और हमें कोड को पुश करने में और पुल करने में, हमें क्लोन करने में रिपोजिटरी बहुत मुश्किल आएगी, बहुत ही लेंदी हो जाएगी हमारी रिपोजिटरी। तो हम कभी भी इस नोड मॉड्यूल्स को अपनी रिपोजिटरी के अंदर नहीं पुश करते हैं। तो कैसे हम इसको अवॉइड करते हैं? मैं मान लो यहाँ पे अगर गिट इनिट कर दूं, गिट इनिट करने से गिट की रिपोजिटरी यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगी। अब ये बोल रहा है गिट हमारा कि 154 फाइल्स हैं तुम्हारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। हमने तो केवल एक ही फाइल क्रिएट की है, 2 ही फाइल क्रिएट की है। ये फाइल तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है, लेकिन हम इस फाइल को अपने गिट रिपोजिटरी के अंदर ऐड करते हैं।
क्यों ऐड करते हैं वो समझेंगे अभी हम। लेकिन हम नोड मॉड्यूल्स को अपने गिट रिपोजिटरी में ऐड नहीं करते हैं, उसके लिए हम .git ignore नाम की फाइल बनाते हैं और इसके अंदर node_modules ये रख देते हैं। इससे क्या होगा, गिट हमारा देखो ये ट्रैक करना बंद कर दिया है। ये नोड मॉड्यूल्स का अगर आप कलर देखेंगे थोड़ा सा ग्रे हो गया है। ये पहले थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था, ये अभी थोड़ा सा डल हो गया है कलर। अब ये केवल इन्हीं 4 फाइल्स को ट्रैक कर रहा है। अब अगर हम गिट पर ये पूरा कोड पब्लिश कर दें और कोई डाउनलोड करेगा तो उसके पास केवल यही 4 फाइल्स होंगी, केवल यही 4 फाइल्स होंगी, नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं होगा। अब उसको तो चाहिए, नोड मॉड्यूल्स के बिना हमारा प्रोजेक्ट रन नहीं होगा, क्योंकि हम अपने इस फाइल के अंदर एक्सियोस यूज कर रहे होंगे। हम अभी भले ही नहीं यूज कर रहे हैं, अभी हम तो कंसोल लॉग कर रहे हैं, लेकिन हम इसको एक्सियोस को इंपोर्ट करके यूज कर रहे होंगे। तो जब दूसरा यूजर गिट से डाउनलोड करेगा हमारा प्रोजेक्ट, तो उसको केवल 4 फाइल्स ही डाउनलोड करनी है और 4 फाइल्स बड़ी जल्दी डाउनलोड हो जाएंगी, ज़्यादा झंझट नहीं है, बहुत ही सिंपली आराम से डाउनलोड हो जाएंगी। और फिर उसको क्या करना रहेगा, npm i, तो i का मतलब होता है इंस्टॉल। हम फुल में इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, इंस्टॉल ये कर सकते हैं। जब भी npm इंस्टॉल की कमांड हम रन करते हैं तब ये क्या करता है, ये यहाँ पर आके देखता है, यहाँ पर आके देखेगा कौन सा पैकेज डिपेंडेंसीज के अंदर आके देखता है, कौन सी डिपेंडेंसीज हैं यहाँ पर जिनको हमें इंस्टॉल करना है। तो इसको एक्सियोस दिखेगा और फिर ये एक्सियोस का वर्जन देखेगा कि कौन सा वर्जन यहाँ पर मेंशन्ड है। अब ये देख रहा है कि ये वर्जन मेंशन्ड है, तो अगर मान लो इंस्टॉल करते टाइम जो एक्सियोस का ओरिजिनल वर्जन है जो कि npm पर है वो अपडेट होके 7.8 हो चुका है, तो ये 1.7.8 वाला वर्जन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। लेकिन इस केस में नहीं करेगा क्योंकि हमारे यहाँ पर पैकेज lock.json है और यहाँ पर ये मेंशन्ड है और ये एग्जैक्ट वर्जन यहाँ पे अगर हम कॉपी करके सर्च करें तो ये देखो यहाँ पर ये एग्जैक्ट वर्जन यहाँ पे ये मेंशन्ड हो जाता है। जब भी पैकेज lock.json क्रिएट होता है ना, तो हमारा एक्सियोस का वर्जन या जो भी प्रोजेक्ट है उसका वर्जन लॉक हो जाता है एक तरह से। तो अगर पैकेज lock.json है तब तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट वर्जन लिखा है वही वर्जन इंस्टॉल्ड होगा। लेकिन अगर पैकेज lock.json नहीं है तब क्या होगा, तब अगर ये वर्जन अपडेट होके 8 हो गया होगा या 9 हो गया होगा तो ये नया वर्जन अपडेट करके इंस्टॉल कर देगा, यहाँ पर ही अपडेट भी कर देगा। और अगर ये वाला वर्जन अपडेट हो गया, ये मान लो 8 या 9 हो गया, तो इसको भी ये अपडेटेड वर्जन को डाउनलोड कर लेगा अगर पैकेज lock.json नहीं है तो। लेकिन अगर मान लो ये वर्जन अपडेट हो गया है, ये यहाँ पर अपडेट मतलब मैं जब ये यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब है npm पर ये वर्जन अपडेट हो गया, यहाँ पर तो हमारे ऐसे ही रहेगा। लेकिन npm पर अगर 2 डॉट समथिंग हो गया तो ये इसको नहीं अपडेट करेगा। कैरेट का मतलब होता है कि माइनर अपडेट्स और पैच अपडेट्स को केवल इंक्रीज कर सकता है वो, लेकिन वो मेजर अपडेट को इंक्रीज नहीं कर सकता है। तो इस कैरेट सिंबल का मतलब ये होता है। अभी अगर हम npm इंस्टॉल करेंगे तो ये जाके npm की रिपोजिटरी में देखेगा कि एक्सियोस का ये वर्जन है क्या, अगर अपडेटेड होगा तो अपडेटेड इंस्टॉल करेगा। अब तुरंत ही नहीं अपडेट हो जाएगा, अभी हमने 5 मिनट 10 मिनट पहले ये इंस्टॉल किया है तो अभी भी सेम वर्जन ही इंस्टॉल होगा, ये अपडेट नहीं होगा। ये देखो ये। लेकिन अगर हम मान लो कि यहाँ पे हम कोई ओल्ड, मैं पैकेज lock.json मैं डिलीट कर देता हूँ और नोड मॉड्यूल्स भी डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, यहाँ पर 7.1 कर देता हूँ, ठीक है। और फिर से मैं npm i करता हूँ तो आप देखना यहाँ पर इसने एक्सियोस का ये पैकेज इंस्टॉल कर लिया है, एक पैकेज इसने इंस्टॉल कर लिया है। लेकिन यहाँ पर इसने पैकेज इंक्रीज नहीं किया है, भले ही इसने यहाँ पर इंक्रीज नहीं किया है। लेकिन अगर हम नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाके एक्सियोस ओपन कर लें, यहाँ पे ये एक्सियोस है, एक्सियोस को ओपन करके अगर हम यहाँ पे इसका वर्जन देखेंगे तो ये देखो 1.77 है जो कि लेटेस्ट वर्जन था। तो इस तरह से इंक्रीज कर देता है। मुझे लगा था कि यहाँ से भी इंक्रीज कर देगा, लेकिन यहाँ पे ये इंक्रीज नहीं करता है, केवल लेटेस्ट वर्जन ही यहाँ पे इंस्टॉल करके रख देता है। तो ये इस तरह से काम करता है।
अगर हम यहाँ पे मान लो इसको भी हम 6 पॉइंट ऐसा कुछ कर देते हैं, तब भी ये हमारे इस पैकेज डॉट जेसॉन को तो नहीं चेंज करता है। ये मुझे पहले लगा था कि पैकेज डॉट जेसॉन को भी चेंज कर देगा, लेकिन ये उसको नहीं चेंज करेगा, बस लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल कर देगा। हमारा यहाँ पर तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन लेटेस्ट वर्जन जो भी होगा 1.7.7, यहाँ पर अगर हम इसके वर्जन में आके देखें तो देखो ये 1.7.7 वर्जन इंस्टॉल हो गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कैरेट सिंबल हटा दें, ये कैरेट सिंबल हटा देते हैं, अब 1.6.1 ये वर्जन पता नहीं एग्जिस्ट करता भी होगा कि नहीं। चलो हम इसको डिलीट करके नोड मॉड्यूल्स को पैकेज लॉग डॉट जेसॉन को भी डिलीट करके हम इंस्टॉल करते हैं। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। देखो ये इंस्टॉल हो गया है, यानी कि ये वर्जन एग्जिस्ट करता था। अभी अगर हम यहाँ पर एक्सयूज आके देखें तो इसका वर्जन देखो 1.7.7 नहीं है, ये एग्जैक्ट 1.6.1 वर्जन है। तो और यहाँ पर ये देखो वार्निंग भी दे रही है कि सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है यहाँ पे। तो हमने पुराने वर्जन को इंस्टॉल किया है एक्सियोस का, जिसमें कुछ सिक्योरिटी फ्लॉज थे, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी थी, जो कि नए वर्जन में नहीं है। तो इस तरह से npm यहां से वर्जन को देखता है, अगर उसके पास कैरेट का सिंबल है तब वो इन दोनों वर्जन्स को अपडेट कर देगा, लेकिन इस वर्जन को अपडेट नहीं करेगा। अभी मैं एक बार ऐसे करके एक काम करता हूं, नोड मॉड्यूल्स को डिलीट कर देता हूं। ये नोड मॉड्यूल्स को मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे मैं कैरेट का सिंबल लगाता हूं और मैं npm इंस्टॉल करता हूं। आप बताना कि Node.js के अंदर एक्सियोस का कौन सा वर्जन आएगा। मैं npm इंस्टॉल कर रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने गलत गेस किया होगा। यहाँ पर मैंने यहाँ पे अप एरो लगाया है, लेकिन फिर भी एक्सियोस का जो वर्जन है, यहाँ पे आके देखें तो ये पुराना ही वर्जन इंस्टॉल हुआ। ये कैसे हुआ? ये तो मैंने अप एरो लगाया है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि इस बार मैंने पैकेज लॉक डॉट जेसॉन डिलीट नहीं किया, और यहाँ पर भी हमें वल्नरेबिलिटी वाला वार्निंग आ रहा है। पैकेज लॉक डॉट जेसॉन के अंदर ये लॉक कर लेता है इस वर्जन को। जब तक पैकेज लॉक डॉट जेसॉन है इस हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, तब तक पुराना वर्जन ही इंस्टॉल होता रहेगा, भले ही हम वहाँ पे अप एरो लगा के रखें, वो अपडेट नहीं करेगा। तो ये पैकेज लॉक डॉट जेसॉन का यही काम होता है, पैकेज को लॉक कर लेना। जो फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया गया था वही वर्जन सेट हो जाएगा। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और अब फिर से मैं इंस्टॉल करता हूँ। नोड मॉड्यूल्स को भी डिलीट कर दें, या चलो ऐसे ही रन करके देखते हैं, क्या पता अपडेट ही हो जाए। अभी ये 7 तो देखो अभी दोबारा से ये अपडेट नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि इसको पूरा कंप्लीटली डिलीट करना पड़ेगा। मैं इसको और इसको डिलीट कर देता हूँ। वहाँ पर वो इंस्टॉल्ड था, Node.js के अंदर एक्सियोस इंस्टॉल्ड था, इसलिए इसने इंस्टॉल ही नहीं किया, डाउनलोड ही नहीं किया। लेकिन इस बार ये देखो ये इंस्टॉल करेगा और कोई वल्नरेबिलिटी का वार्निंग नहीं आया है, और ये पूरा हमें फिर से अपडेटेड वर्जन मिल जाएगा। तो अब आपको पैकेज लॉक डॉट जेसॉन का भी मतलब समझ में आ रहा होगा, और पैकेज डॉट जेसॉन का मतलब भी समझ में आ रहा होगा, और वहां पर इस कैरेट सिंबल का क्या मतलब है ये भी मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? तो हमने ये देखा कि अगर हम कैरेट को हटा देते हैं तो एग्जैक्ट सेम वर्जन डाउनलोड होगा, चाहे पैकेज लॉक डॉट जेसॉन हो या ना हो। एक बार मैं करके दिखा देता हूं। हमने पैकेज लॉक डॉट जेसॉन भी हटा दिया और नोड मॉड्यूल्स भी हटा दिया। अभी npm इंस्टॉल करते हैं तो एग्जैक्ट सेम वर्जन डाउनलोड होगा, ये अपग्रेड नहीं करेगा। और यहाँ पे देखो वार्निंग आ रही है, इसका मतलब आप समझ जाना, ये सिक्योरिटी की वार्निंग है। इसका मतलब यही है कि ये हमारा पुराना वर्जन 1.6.1 ये इंस्टॉल हुआ है एक्सियोस का। अब हम कोई और पैकेज इंस्टॉल करते हैं जिसके अंदर, चलो इसका मैं 0 वर्जन करके देखता हूँ। यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, पता नहीं 0 वर्जन एग्जिस्ट करता भी था कि नहीं। एक बार हम npm की उस पर चले जाते हैं, यहाँ पर एक्सियोस के npm पेज पर चले जाते हैं। npm यहाँ से हमें एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा। npm.js.com,
यहाँ पर Axios ओपन कर लेंगे, Axios, इसके हमें सारे वर्जन्स यहाँ से दिख जाएंगे। तो 104 वर्जन्स आज तक आ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये देखो 0 वर्जन भी है, यहाँ पर ये देखो 0.0 है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं कोई यहाँ से 0 वाला वर्जन ले लेता हूँ, 0.021, ये वाला वर्जन मैंने कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अप एरो भी लगा देता हूँ, तब आप देखना। और मैं यहाँ पे इस पैकेज log.json को भी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं अगर दोबारा से इंस्टॉल करता हूँ npm install, ठीक है, npm i, तो देखते हैं कि कौन सा वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल होके आता है। अभी भी एक वार्निंग आ रही है, मॉडरेट सीवियरिटी है इसकी। और हम यहाँ पर अगर आके ओपन करें Axios को, तो इसका पैकेज वर्जन देखो 21.0 है, 0.21.4 है इसका वर्जन, हमने यहाँ पे 21.1 लिखा है। अब अगर हम आके देखें यहाँ पर npm का वर्जन, तो यहाँ पर तो ये यहीं पे जाके रुक गया है। हमने देखा था कि ये जो माइनर, ये मेजर होता है, ये माइनर होता है, ये पैच होता है। तो माइनर को भी ये अपग्रेड करके एकदम जहाँ तक ले जा सकता है वहाँ तक ले जाना चाहिए इसको, 27 तक ले जाना चाहिए इसको, लेकिन ये नहीं गया। तो ये स्पेशल केस होता है जिनका 0 वर्जन होता है। ये 0 वर्जन्स के केस में ये जो कैरेट सिंबल है, ना 0 जिसका वर्जन होता है, उसके केस में केवल पैच अपडेट्स को ही इंक्रीज करना अलाउ करता है। तो हमें कोई ऐसी लाइब्रेरी ढूंढनी पड़ेगी जिसका वर्जन 0 से ऊपर है। तो एक बार हम एक्सप्रेस को इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं, ताकि हम प्रॉपरली टेस्टिंग कर पाए। एक्सप्रेस एक लाइब्रेरी है जिसके ऊपर हमारा पूरा सेक्शन ही रहेगा, हम पूरा अच्छे से इसको देखेंगे। और एक्सप्रेस की स्पेलिंग हमने गलत रख दी है, इसीलिए ये यहाँ पे आ रहा है गड़बड़। हमें यहाँ पे सही से इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं करता हूँ npm i express, ये। तो ये इंस्टॉल होगा, ये इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्सप्रेस के साथ ये वर्जन 19.2 यहाँ पे इंस्टॉल होके आया है। हम यहाँ पे एक्सप्रेस भी ढूंढ लेते हैं। एक्सप्रेस, ये आपको इतनी सारी फाइल्स इसीलिए दिख रही हैं क्योंकि एक्सप्रेस की खुद की भी डिपेंडेंसीज होती हैं। ये अगर हम यहाँ पे आए, एक्सप्रेस की डिपेंडेंसी मतलब हर एक प्रोजेक्ट की, हर एक पैकेज की डिपेंडेंसी होती है। देखो, डिपेंडेंसी और डेव डिपेंडेंसी 2 चीज़ें होती हैं। तो ये डेव डिपेंडेंसी क्या होती है ये भी हम देखेंगे। अभी के लिए हम केवल डिपेंडेंसीज देखते हैं। तो इसकी डिपेंडेंसी तो हमें नहीं देखनी है, हमें इसका वर्जन देखना है। तो ये 4.19.2 वर्जन इंस्टॉल्ड हुआ है। पता नहीं क्यों उल्टा सीधा बोलता रहता हूँ। अब हम एक्सप्रेस का वर्जन यहाँ पे ढूंढते हैं, कौन कौन से वर्जन्स अवेलेबल हैं। एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस लाइब्रेरी है, इसके 276 वर्जन्स हैं। और हम इसके वर्जन 3 पे चले जाते हैं। इसका कोई वर्जन 3 ले लेते हैं। 1 मिनट, 3, 4 सारा मिक्स्ड एक साथ ही आ रहा है। तो मैं वर्जन 3.4.5 ये ले लेता हूँ। ये वर्जन मैं यहाँ पे करके ऐसे, और ये क्या हो गया, हाँ, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, नोड मॉड्यूल्स को कंप्लीटली। पैकेज log.json को भी डिलीट कर देता हूँ और चलो Axios को भी डिलीट कर देते हैं। अब केवल एक्सप्रेस के साथ हम टेस्टिंग करेंगे अपनी कि ये कैसे अपडेट होगा। तो आप गेस करके बताइए ये अपडेट होके कहाँ तक जाएगा। तो ये 5 जितना भी अपडेट हो सकता है वो होगा, और ये अपडेट होगा, लेकिन 3 अपडेट नहीं होगा क्योंकि ये कैरेट का सिंबल है। यहाँ पर लगभग कहीं यहाँ तक आ जाएगा, ये 3.21 या फिर 3 और कुछ अगर होगा, 3.21.2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है सबसे ऊपर। यहाँ पे और वर्जन 3 का अपडेट तो यहाँ पे कहीं नहीं है। तो ये आ जाना चाहिए इसका। अगर हम npm i करते हैं, npm i मैंने कर दिया है,
हालांकि यहाँ पर नहीं चेंज होगा, यहाँ पर हमारा वही चीज़ रहेगा, लेकिन जो वर्जन इंस्टॉल हो कि नोड मॉड्यूल्स के अंदर आएगा वो नया वर्जन होगा। यहाँ पर मैं अगर एक्सप्रेस ओपन करूँ, एक्सप्रेस package.json, ये देखो 3.21.2 3.21.2 हमने जो हाईलाइट किया था एग्जैक्ट वही वर्जन डाउनलोड होके आ गया है। तो आपको समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कैरेट का क्या मतलब है। ये इसको इंस्टॉल करते टाइम इसको अपडेट कर सकता है, इसको अपडेट कर सकता है, इसको नहीं अपडेट कर सकता है, और यहाँ पर वो कभी नहीं अपडेट करेगा। यहाँ पर जो वर्जन है वही लिखा रहेगा, एक बार जो लिख गया वही लिखा रहेगा। और यहाँ पर अगर हम ऐसा कर देते हैं तो एग्जैक्ट वही वर्जन डाउनलोड होता है, यहाँ पर एग्जैक्ट वही वर्जन डाउनलोड होगा अगर ऐसा लिखा है तो। लेकिन अगर हमें चाहिए ऐसा कि हमें लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो हम यहाँ पे स्टार लिख सकते हैं, स्टार्ट नहीं स्टार। अब मैं नोड मॉड्यूल्स डिलीट कर देता हूँ, package.json डिलीट कर देता हूँ, और मैं फिर से npmi करता हूँ, तो देखते हैं कौन सा वर्जन आएगा। एक्सप्रेस का लेटेस्ट वर्जन आना चाहिए। मैं Ctrl+Shift+T करूंगा तो शायद वो ओपन हो जाए। ये देखो लेटेस्ट वर्जन 14.19.4 ये है, ये जो भी है 14.19.2 ये है। तो ये वाला वर्जन हमारे पास आ गया, स्टेबल वाला वर्जन है जो कि लेटेस्ट वर्जन है। अभी यहाँ पर जो आप वर्जन्स देख पा रहे हैं ये बीटा में है, जो 5 वर्जन है बीटा में, इसीलिए हम यहाँ पे जब इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये 5 वाला वर्जन इंस्टॉल होके नहीं आ रहा है, केवल 4 का लेटेस्ट वर्जन आ गया है। तो अगर हमें चाहिए कि कुछ भी वर्जन हो, मतलब लेटेस्ट वर्जन हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे स्टार सेट कर सकते हैं, स्टार, ठीक है, स्टार्ट नहीं स्टार सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे कैरेट के अलावा एक और चीज होता है टिल्डा। टिल्डा का सिंबल, इसका क्या मतलब होता है, ये अलाउ करता है कि इस वैल्यू को केवल इंक्रीज करता है। जैसे कैरेट इन दोनों को इंक्रीज कर सकता है, लेकिन टिल्डा जो होता है केवल पैच वाली वैल्यू को अपडेट कर सकता है। कैसे, चलो हम ये करके देख लेते हैं। ये डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और एक बार एक्सप्रेस का देखते हैं कि 3 में 3.4 मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ 3.4 पॉइंट, ठीक है, तो 3.4.8 ये 8 तक जाएगा। अभी 5 है, जब इंस्टॉल होगा तो 8 आएगा। यहाँ पर तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन जो इंस्टॉल होके आएगा वो 3.4.8 होगा वर्जन एक्सप्रेस का। Ctrl+Shift+T करूंगा तो ओपन हो जाएगा, ये देखो 3.4.8, एग्जैक्ट वही वर्जन जो हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था। प्रेडिक्ट नहीं किया था, जो हमने प्रेडिक्ट उसको बोलते हैं जो कि ऐसे ही गेस करना, हमें पता है एग्जैक्टली कि ये किस तरह से काम करेगा, तो उसी तरह से काम कर रहा है। तो जब आगे का वर्जन 0 होता है ना, तब कैरेट भी टिल्डा की तरह काम करने लगता है। जब आगे का वर्जन 0 होता है तो कैरेट भी टिल्डा की तरह काम करने लगता है। तो ये हो गए। और यहाँ पर और भी चीजें होती हैं, ग्रेटर देन, ये होता है कि वर्जन जो है इससे ग्रेटर ही होना चाहिए। एक मिनट, मैं यहाँ पे 3 ये कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर ग्रेटर देन का सिंबल ला के इंस्टॉल करता हूँ npmi, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये किसको याद रहेगा, तो मुझे खुद नहीं याद रहेगा। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है, मैं एक एक करके पढ़ा रहा हूँ तो मुझे याद है। अभी याद क्या है, मतलब अभी मैंने प्रिपेयर किया है इस लेक्चर के लिए, इसलिए मुझे याद है। मुझे भी नहीं याद रहेगा कौन से क्या किससे होता है, बस मुझे पता है कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो याद रखने की टेंशन नहीं करनी है, बस समझ लेना है आराम से और भूल जाना है, ठीक है। बस आपको इतना पता होगा कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। जब भी जरूरत पड़ेगी तब आप देख लेंगे। इन चीज़ों के कारण कई बार ऐसी बग्स आ जाती हैं, ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जो कि हम फिक्स नहीं कर पाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। हमने तो यहाँ पर वर्जन ये लिखा है लेकिन इंस्टॉल होके कुछ और आएगा। हमने देखा ना, हमने यहाँ पर कुछ और वर्जन लिखा है लेकिन जब इंस्टॉल हो रहा है तो वर्जन कुछ और आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अप एरो का लगा है, मतलब कैरेट सिंबल लगा है। अब ग्रेटर देन हमने कर दिया तो आप देखना कौन सा वर्जन आएगा। मैं Ctrl+Shift+T करके ओपन करता हूँ, ये देखो ये वर्जन इससे अपडेट होके आया है। अब उससे बड़ा कुछ भी वर्जन हो, मैक्सिमम जितना बड़ा वर्जन होगा वो इंस्टॉल होके आएगा। अगर हम इससे लेस देन करेंगे, लेस देन भी यहाँ पे हम कर सकते हैं, तो इससे छोटा जो वर्जन होगा
वो आएगा, और इससे एग्जैक्ट जो छोटा होगा वही आएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे आके देखें तो ये वाला वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए। अभी हम यहाँ पे लेस देन भी कर सकते हैं। देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट टी करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। ये देखो, उससे लेस देन वाला जो वर्जन था एग्जैक्ट वही वर्जन यहाँ पे आके इंस्टॉल हो गया, है ना। हम लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू कर दिया, जैसे जावास्क्रिप्ट में हम ऑपरेटर लगाते हैं ना, लेस देन इक्वल टू कर सकते हैं। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, बस देखते जाओ, मजा लेते रहो बस, ठीक है। मजा लेते रहो, आनंद लेते रहो, कथा का जो रस है वो लेते रहो, और टेंशन नहीं लेना है, कहानी भूल जाना, ठीक। बस रस लो, समझो। ये देखो, ये इंस्टॉल किया है तो आपको पता ही होगा क्या होगा, मतलब इसके इक्वल टू का वर्जन भी इंस्टॉल हो सकता है, और इस टाइम में यही वर्जन एग्जैक्ट सेम इंस्टॉल होगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम बोल रहे हैं कि अगर ये वर्जन है तो इसको इंस्टॉल कर दो, नहीं तो उससे छोटा जो भी होगा वो इंस्टॉल कर देना। तो ये वर्जन है तो यही इंस्टॉल हो जा रहा है। हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हैं। ये देखो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे तब भी यही एग्जैक्ट वर्जन इंस्टॉल होगा। अगर हम केवल ग्रेटर देन करेंगे, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे तो एग्जैक्ट वर्जन नहीं इंस्टॉल होगा, सबसे बड़का वाला वर्जन इंस्टॉल होगा। यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ, बार बार मुझे नोड मॉड्यूल्स और पैकेज लॉक डॉट जेसॉन डिलीट करना पड़ता है, नहीं तो पैकेज लॉक डॉट जेसॉन जो है वो लॉक कर लेता है वर्जन को, और फिर वही वर्जन बार बार इंस्टॉल करेगा। आप चाहे जो करेंगे आप कर करके थक जाएंगे, लेकिन ये हार क्या मतलब, वो छोड़ेगा नहीं, वो लॉक करके रख लेगा। मैं कंट्रोल शिफ्ट टी दबाऊंगा तो दोबारा से वो फाइल ओपन हो जाएगी, और ये सबसे बड़का वर्जन हमारा इंस्टॉल हो गया है। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती हैं, आपको कोई भी पॉसिबिलिटी याद रखने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो हमारा कैरेट का सिंबल होता है यही रख देना है। अब हमें वो भी रखने की जरूरत नहीं है, हमें पता होता है बाय डिफॉल्ट वो क्या आता है, उससे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो आपको पता रखना है बस। अभी अगर मैं इस वर्जन को इंस्टॉल कर दूं, ये देखो npm i मैंने कर दिया है, तो अभी तो पैकेज लॉक डॉट जेसॉन है। एक मिनट में पैकेज लॉक डॉट जेसॉन को डिलीट कर देता हूं, तो आपको देख के बताना है कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल होगा। 3.4.8, ठीक है, 3.4.8 नहीं, 3.4.8 नहीं, 3 का जो मैक्सिमम वर्जन था वो क्या था, यहाँ पर हमने देखा था 3.15 था या 3.16, ठीक है 3.16, 17, 3.17 है, अरे कितना, 3.21.1 है, अच्छा 21.2 है, ये वाला है शायद, हाँ यही वाला 3 का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है, तो ये वाला इंस्टॉल हुआ 3.21.1। कंट्रोल शिफ्ट टी से अब ये ओपन नहीं हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट टी से फाइल ओपन नहीं हो रही है, मुझे मैन्युअली जाके ओपन करना पड़ेगा। एक्सप्रेस ये 3.21.2 ये वाला वर्जन इंस्टॉल हो गया है हमारे सिस्टम में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे कुछ ही वर्जन लिखेंगे, एग्जैक्ट वर्जन नहीं इंस्टॉल होगा जब तक कि ऐसा नहीं लिखा है। और अगर ऐसा लिखा भी है तो भी पैकेज लॉक डॉट जेसॉन के अंदर अगर कोई वर्जन लॉक हो गया है तो वो वर्जन इंस्टॉल होगा। एक बार हम देख लेते हैं पैकेज लॉक डॉट जेसॉन के अंदर 3.21, ये देखो 3.21.2 लॉक है यहाँ पे, ठीक है, ये वर्जन यहाँ पे लॉक्ड है। अगर हमें एग्जैक्ट वर्जन इसका डाउनलोड करना है तो हमें यहाँ पे इसको डिलीट करना पड़ेगा, कैरेट सिंबल को, और फिर उसके बाद ही एग्जैक्ट वर्जन डाउनलोड होगा। और हमें पैकेज डॉट लॉक जो ये फाइल है इसके अंदर भी मेक श्योर करना होगा कि कोई पुराना वर्जन लॉग नहीं है। तो हम कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि वही वर्जन इंस्टॉल हो रहा है, हमें यहाँ पे मैनुअली आके देखना पड़ेगा कि हम कौन सा वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ पर जो वर्जन होगा वो उस पैकेज का एग्जैक्ट वर्जन होगा, यहाँ पर जो लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो चेंज हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डिपेंडेंसीज और वर्जनिंग का सिस्टम समझ में आ गया होगा। पैकेज डॉट जेसॉन के अंदर ये कैसे काम करती हैं, कैसे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती हैं। जब हम npm i करते हैं तो
डिपेंडेंसीज के अंदर जितने भी पैकेजेस का नाम लिखा होता है उनको इंस्टॉल किया जाता है, और यहाँ से वो वर्जन्स को भी चेक करता है, और वर्जन्स को हमने देखा कि किस तरह से वो रिजॉल्व करता है, किस तरह से वो हैंडल करके इंस्टॉल करता है। कैरेट का क्या मतलब होता है, टिल्डे का क्या मतलब होता है, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, देख लेना, आप आपने अभी देख लिया, आपको समझ में आ गया, बस इतना ही है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है, डेव डिपेंडेंसीज। डेव डिपेंडेंसी अब ये क्या होती है, तो ये तब आती हैं डेव डिपेंडेंसीज जब हम किसी भी पैकेज को -d फ्लैग का यूज़ करके इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे मैंने npm i x यूज़ किया और यहाँ पे मैं -d फ्लैग ऐसे मैं कर देता हूँ, अगर मैं ये करके इंस्टॉल करूंगा तो वो डेव डिपेंडेंसीज के अंदर आएगा। अब डेव डिपेंडेंसीज का क्या मतलब होता है, अगर हम npm की दृष्टि से देखें तो कोई मतलब नहीं है, ये इसको भी इंस्टॉल करेगा, इसको भी इंस्टॉल करेगा। अगर हम npm i करेंगे तो Axios को भी इंस्टॉल करेगा, एक्सप्रेस को भी इंस्टॉल करेगा। एक्सप्रेस npm की दृष्टि से, उसकी नज़र से कोई भी डिफरेंस नहीं है, उसको तो दोनों को ही इंस्टॉल करना है। डिफरेंस कहाँ पे होता है, मेनली हम ऐसी डिपेंडेंसीज जिनका फाइनल कोड हमारे बिल्ड कोड में नहीं होता। अब इसका क्या मतलब होता है, आपको अगर आपने पहले काम किया है Node.js के अंदर या किसी React.js प्रोजेक्ट के अंदर तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो हालांकि Axios जो है वो एक डेव डिपेंडेंसी नहीं है, फिर भी हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। डेव डिपेंडेंसीज का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो कि बस डेवलपमेंट के काम आती हैं, बाद में उनका काम नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर हम एक पैकेज होता है nodemon, npm i nodemon, तो nodemon एक ऐसा पैकेज है जिसको हम एज ए डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं। पहले करते थे, अब तो उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्या करता है, हमारे नोड सर्वर को रिस्टार्ट करता रहता है, मतलब हमारे नोड फाइल को, जैसे हमने डैश वॉच किया था ना, अगर हम जैसे नोड app.js हम करते हैं तो ये app.js एक बार रन होके बंद हो जाता है, लेकिन अगर हम nodemon app.js करते हैं तो ये अभी देखो ये यहाँ पे चल नहीं रहा है। इसको अगर हमें चलाना है तो हमें यहाँ पे npx करना पड़ेगा, npx nodemon app.js, और ये आपके सिस्टम में हो सकता है काम कर रहा हो क्योंकि आपने इसको ग्लोबली इंस्टॉल किया होगा। हम एक पैकेज को ग्लोबली भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब ये npx क्या भला है, ये npm अभी तक था, npx कहाँ से आ गया, क्या चीज़ है, और ग्लोबल क्या होता है, ग्लोबल पैकेजेस क्या होते हैं, लोकल पैकेजेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम डेव डिपेंडेंसी समझ लेते हैं अभी के लिए। तो ये जो nodemon डिपेंडेंसी है, nodemon नाम का पैकेज है, इसका काम बस आता है जब हम एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे होते हैं। जैसे हम डेवलप कर रहे हैं तो हमें बार बार देखना है कि हम चेंजेस कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन का कंसोल लॉग हटा दिया तो nodemon ऑटोमेटिक ये चेक करेगा और ये रिफ्रेश करके दोबारा से स्टार्ट कर देगा। ये पहले हम यूज़ करते थे, अभी तो हमें Node.js के अंदर ये फंक्शनलिटी मिल जाती है, पहले ये फंक्शनलिटी नहीं थी। Node.js के वर्जन 20 के पहले या वर्जन 18 के पहले, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, ये फंक्शनलिटी नहीं थी ऑटोमेटिकली हम चेंजेस को डिटेक्ट कर सकें। लेकिन अब हमारे पास वॉच नाम का फ्लैग है, उसका यूज़ करके हम ऑटोमेटिकली चेंजेस डिटेक्ट कर सकते हैं। तो पहले जब हमारे पास वो फंक्शनलिटी नहीं थी तो हम nodemon का यूज़ करते थे, और ये एक डेव डिपेंडेंसीज है। डेव का मतलब होता है इसका काम बस डेवलपमेंट के टाइम में होता है, बाद में जब हमारी एप्लीकेशन बन जाती है तो इसका काम नहीं होता है। बस इसीलिए हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं, ये अलग, थोड़ा अलग सा रख देते हैं इसको। और हम बाद में अगर हम अपना कोड बिल्ड करते हैं, कई बार हमें कोड को बिल्ड करने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर nodemon यानी कि जो डेव डिपेंडेंसीज हैं उनका कोड इंक्लूड नहीं होता है। बिल्ड करना क्या होता है और मतलब बिल्ड करने से क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे जब हम आगे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तब हम वो सारी चीज़ें और भी डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए बस आप ये समझ लीजिए कि ऐसी डिपेंडेंसी जिनका ज़रूरत केवल डेवलपमेंट के टाइम पर है, एक्चुअल कोड को रन करने के लिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उन डिपेंडेंसीज को हम डेव डिपेंडेंसीज के अंदर डालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डेव डिपेंडेंसीज टंग ट्विस्टर हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपको package.json का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया होगा,
आपको डेव डिपेंडेंसीज, आपको डिपेंडेंसीज, मैं उल्टा सेलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। डिपेंडेंसीज, फिर से मैं उल्टा बोल रहा हूँ, डेव डिपेंडेंसीज और डिपेंडेंसीज, ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। स्क्रिप्ट्स का क्या काम होता है ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम और भी कई सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ को जानने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। जब भी अगर किसी नई चीज़ को कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत होगी तो हम उसको सीख लेंगे उस टाइम पर। अभी के लिए आपको अगर इतना समझ में आ गया है तो वो मोर देन इनफ है, और आपको इसमें से हर एक चीज़ याद करने की ज़रूरत भी नहीं है कि डैश का क्या मतलब होता है, मतलब टिल्डे का क्या मतलब होता है, कैरेट का क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप चैट जीपीटी से पूछ लेना, आप खुद करके देख लेना, प्रैक्टिकली करके ट्राई कर लेना, आपको याद हो जाएगा। या फिर आप अपना नोट्स अगर बना रहे हैं तो उसमें नोट्स में अच्छे से मेंशन कर लेना, आप अपना नोट्स जाके दोबारा से देख लेना, आपको याद आ जाएगा। तो याद रखने की कोई भी टेंशन नहीं लेनी, बस देखना है, एंजॉय करना है और आगे बढ़ जाना है। तो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि ये एनपीएक्स आखिर क्या भला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मेरे कंप्लीट नोट.जेएस कोर्स के फ्री प्रीव्यू का हिस्सा है। अगर आप नोट.जेएस को कंप्लीटली पूरा एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट नोट.जेएस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।